नमस्कार। चैप्टर 17 तारे एवं सौर परिवार क्लास 8 से हमने अभी तक सूर्य के बारे में जाना कि सूर्य भी एक तारा है और इसके चारों ओर घूमने वाले ग्रह, जैसे ये लट्टू में दिखाया गया है, लट्टू अपने अक्ष पे भी घूमता है और बाकी भी चारों ओर घूमता है। इसी प्रकार से यहाँ पर मैंने पहले भी बताया था कि भारत में खगोलिकी बहुत ज़्यादा प्रचलित भी थी और उसके बारे में बहुत ज़्यादा ज्ञान भी भारतीयों को था। इसके लिए उल्लेख है कि 4000 वर्ष पुराने ऋग्वेद में प्राचीन भारत की खगोलिकी बहुत अच्छी तरह से वहाँ पर लिखी गई है, जिसमें मुख्य रूप से हमारे आर्यभट्ट जी हैं, जिनके बारे में बताया गया कि उनकी गणना और आज की गणना लगभग बराबर है, उसमें बहुत ही कम अंतर है। पहला ग्रह बुध, ये सूर्य से बहुत निकटतम है, ये आपको मैं पहले बता ही चुकी हूँ। और सूर्य से निकटतम होने के साथ साथ ये सूर्य के चारों ओर बहुत ही जल्दी परिक्रमा भी कर लेता है, इसका अपना बहुत तेज प्रकाश है। उसके बाद शुक्र भी एक ग्रह है जो पृथ्वी से दिखाई देता है और ये इसके बारे में बताया कि सूर्य के अस्त या उदय होने से पहले जो सबसे चमकीली वस्तु तारे के रूप में पृथ्वी से दिखाई देती है वो शुक्र ही है। पृथ्वी के बारे में भी बताया कि यह भी एक ग्रह है जिस पर जीवन है, हम पृथ्वी ग्रह पर ही रहते हैं। पृथ्वी से अगला जो ग्रह है वो मंगल है, ये कुछ लालिमा लिए हुए ग्रह है, हल्का सा रक्ताब है। मंगलयान, जिसके लिए बहुत अच्छे से पहले बताया गया कि मंगलयान एक मिशन था, इसके ऊपर बहुत अच्छी मूवी बनी हुई है और ये 5 नवंबर 2013 को पृथ्वी से प्रक्षेपित हुआ था और 24 सितंबर 2014 को मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक पहुंच गया था और ये भारत के पहले ही प्रयास में हो गया। इसके लिए भारत को नंबर 1 कैटेगरी में रखा गया है। इसके बाद जो अगला ग्रह है वो बृहस्पति है। बृहस्पति के बहुत से और प्राकृतिक उपग्रह भी हैं और बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। इसके चारों ओर धुंधले वलय हैं, आकाश में अत्यधिक चमकीला प्रतीत होने के कारण आप इसे आसानी से पहचान भी सकते हैं छोटे से दूरदर्शक की टेलीस्कोप की सहायता से। उसके बाद शनि, ये सबसे सुंदर, पृथ्वी के बृहस्पति के परे शनि है जो रंग में थोड़ा सा पीला सा प्रतीत होता है। इस ग्रह के रमणीय वलय इसे सौर परिवार में सबसे सुंदर ग्रह बनाते हैं। और यहाँ पर देखिए, ये चित्र में यहाँ बूझों के मन में आ रहा है कि एक तालाब में यदि शनि को हम डालें तो कितना सुंदर सा इसके चारों ओर जैसे रिंग है, ऐसी उसने कल्पना की कि ऐसा ही शायद ये लगेगा। उसके बाद यूरेनस और नेपच्यून भी 2 ग्रह हैं, ये सौर परिवार के बाह्यतम ग्रह हैं। अब ये बाह्यतम या अंदर वाले, ये हमारे मंगल ग्रह से जो सूर्य के निकटतम जो 4 ग्रह आते हैं ये आंतरिक ग्रह कहलाते हैं और मंगल के बाद वाले जो 4 ग्रह हैं ये बाह्यतम ग्रह कहलाते हैं। अब बाह्यतम ग्रह के अंदर कौन कौन आया? सूर्य से हम इसकी गणना करते हैं तो पहला आया बृहस्पति, दूसरा शनि, फिर उसके बाद यूरेनस, देन नेपच्यून, ये बाह्यतम ग्रह हैं। और सूर्य से ही गणना की जाए आंतरिक ग्रह की तो पहले नंबर पे आया हमारा बुध, उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, देन मंगल। ये 4 ग्रह आंतरिक ग्रह हैं और बाह्यतम ग्रह में आपको मैं बता चुकी हूँ। उसके बाद जो दूसरी चीज़ आती है, सौर परिवार के कुछ और भी सदस्य हैं। इसमें क्षुद्र ग्रह पहले नंबर पे आते हैं। क्षुद्र ग्रह जो वो ऐसी छोटी छोटी पिंड हैं जो मंगल और बृहस्पति की जो कक्षाओं के बीच में जो बहुत ज़्यादा जगह है, आपस में अंतराल काफ़ी है, वहाँ पे जगह बहुत ज़्यादा है, उसके बीच में छोटे छोटे पिंड हैं, उनको हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं और ये दिखाई भी दे जाते हैं। उसके बाद धूमकेतु भी हमारे सौर परिवार के सदस्य हैं। ये अत्यंत पर्वलीय कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, परंतु इनका सूर्य का परिक्रमण काल सामान्यतः काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए ये अधिकतर, यदि कोई धूमकेतु है तो बहुत अधिकतर जल्दी से वो दिखाई नहीं देता।
सूर्य के सामने होते हुए ये चमकीले और इनकी जो पूंछ की तरह ये चमकीले लगते हैं, सूर्य के सामने वाला चमकीला और उसके बाद इसकी पूंछ आकार में बढ़ती जाती है। किसी धूमकेतु की पूंछ सदैव ही सूर्य से दूसरी तरफ होती है, मुंह सूर्य के सामने और पूंछ सूर्य से दूर की तरफ। देखिए चित्र में बीच में सूर्य दिखाया, उसके चारों ओर धूमकेतु दिखाया, एक कोई भी एक धूमकेतु है उसकी परिस्थिति मुंह सूर्य के पास और पूंछ सूर्य से दूसरी तरफ परली तरफ। ऐसे बहुत से धूमकेतु हैं। इसमें जो एक हेलिका धूमकेतु है 1986 में दिखाई दिया था पहली बार और 76 वर्ष के बाद ये दोबारा से दिखाई देगा। अब आप 86 में 76 और जोड़ लो तो पता चलेगा 2000 कौन से में दिखाई देगा, शायद 56 में ना, ऐसा ही होगा ना, 76 और जोड़ेंगे तो। धूमकेतु के बारे में बहुत कुछ यहाँ पे बताया गया है हमारी बुक्स में कि बहुत सारी अंधविश्वास था, लेकिन आजकल के समय में लोग अंधविश्वास को धीरे धीरे ख़त्म ही करते जा रहे हैं। जैसे जैसे विज्ञान बढ़ेगा अंधविश्वास बिल्कुल ख़त्म ही होता चला जाएगा। उल्काएं और उल्कापिंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। रात्रि के समय जब आकाश साफ हो, चंद्रमा भी ना दिखाई दे रहा हो, तो आप कभी कभी प्रकाश में चमकीली धारी से देखते हैं, जिसको हम बोलते हैं टूटता हुआ तारा या उल्का। उल्का सामान्यतः छोटे पिंड होते हैं जो कभी कभी पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, लेकिन घर्षण की वजह से, वायुमंडलीय जो घर्षण है उसके कारण ये जलने शुरू हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा चमक, जब वो जलते हैं घर्षण में वो जलते भी हैं, तो वो जो जलने की चमक होती है उसकी वजह से वो टूटता तारा या हम इसको बोले शूटिंग स्टार ऐसे प्रतीत होते हैं। कभी कभी बहुत बड़े बड़े भी हो जाते हैं जो पूरा पूरा नहीं जल पाते और वो छोटा सा उसका भाग जो है वो पृथ्वी के ऊपर भी आ जाता है, जिसको बोलते हैं हम उल्का पिंड। अभी 1 महीने पहले भी ये घटना हुई थी उल्का पिंड के लिए। इंडोनेशिया में एक व्यक्ति के घर के ऊपर ही आके गिर गया था उल्का पिंड और उसकी उम्र लगभग 4.5 अरब साल पहले है। हमें पता है, अभी तक अध्ययन में ही हमें पता चला है कि हमारी पृथ्वी की उम्र भी लगभग 4.5 अरब साल पहले ही है, यानी कि हमारी पृथ्वी की उम्र का लगभग वैसा ही उल्कापिंड हमारे पृथ्वी पर आया है। उसके बाद कई बार उल्का वृष्टि होती है। बहुत सारे ऐसे ही उल्कापिंड जो होते हैं जब किसी पृथ्वी किसी धूमकेतु की पूंछ को पार करती है तो उल्काओं के झुंड दिखाई देते हैं, उसे उल्का वृष्टि कहते हैं। ये एक पूरी डेफिनेशन है, ये आपको याद करनी है। उसके बाद कृत्रिम उपग्रह, हम सब जानते हैं सैटेलाइट्स। उपग्रह क्या होते हैं? सैटेलाइट से होते हैं ना। कृत्रिम क्या होते हैं? बनाए गए। एक कृत्रिम होते हैं, एक प्राकृतिक होते हैं। प्राकृतिक नेचुरल, जो ब्रह्मांड में यूनिवर्स में अपने आप बने हैं, वो नेचुरल सैटेलाइट है। जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया था हमारा मून, चंद्रमा, वो क्या है? नेचुरल है। यहाँ पे कृत्रिम जो उपग्रह है उसके लिए आपको बहुत अच्छे से पता है, अमेरिका, रशिया, बहुत सारे कंट्रीज़ ने ये सब किया है। भारत का जो कृत्रिम उपग्रह पहला जो था वो आर्यभट्ट है। ये बहुत याद करने वाला प्रश्न है। भारत का पहला उपग्रह जो था वो उसका नाम था आर्यभट्ट। आप जानते हो ना आर्यभट्ट बहुत अच्छे खगोलिकी थे, तो ये पहला उपग्रह का नाम ही आर्यभट्ट। कुछ अन्य भारतीय उपग्रह इनसेट, उसके बाद IRS, कल्पना 1, एजुसेट। अभी कृत्रिम उपग्रह आखिर भेजे क्यों जाते हैं? इनमें बहुत पैसा भी लगता है, बहुत मैन पावर भी लगती है। क्यों भेजे जाते हैं? तो इनका जो यूज़ होता है वो मौसम की भविष्यवाणी, रेडियो तथा टेलीविज़न जो आप लोग देखते हो सुनते हो, उनके संकेतों को एक जगह से दूसरी जगह तक प्रेषण के लिए, और दूरसंचार जो टीवी आप देखते हो या जो हम बात करते हैं मोबाइल से, उन सब के लिए भी ये जो सैटेलाइट्स हैं इनका इस्तेमाल हमारे यहाँ किया जाता है। ये एक पिक्चर दिखाई है भारतीय जो सैटेलाइट्स हैं उपग्रह उनकी। ये लेसन यहाँ ख़त्म हो गया है। ये प्रमुख जो शब्द हैं ये आप सबको पता है कि ये पढ़ने हमें ज़रूरी है, इनकी डेफिनेशन हमें आनी चाहिए इसमें। उसके बाद हमारा अभ्यास के प्रश्न शुरू हो जाते हैं। इसमें से आपने जो अभ्यास है इसके प्रश्न आप कीजिए, इसके बारे में आगे मैं अगले पार्ट में आपको बताऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।